तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते थे मैजिकल कीवर्ड्स, जिस पे मैंने आपको एक डेमो दिया था। क्या? गूगल कीवर्ड प्लानर। ऐसे सो मेनी टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट वो टूल्स क्या होंगे? पेड होंगे। ठीक है, गूगल का अपना जो टूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए जाना कहाँ है आपको? गूगल एडवर्ड्स के अंदर। गूगल एड्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेसिकली फॉरकास्टिंग प्लानिंग के लिए। वहाँ पर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, जिसको हेल्प से आप कीवर्ड वगैरह जनरेट कर पाओगे। तो कीवर्ड में क्या होता है? देखो, दो तरह से कीवर्ड रिसर्च होती है। एक कि भाई हम एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, तो एंड यूज़र का तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि वो मुझे कैसे ढूंढेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो गूगल के साथ प्लान करो। सेकेंड टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस तरह से आपको ढूंढता है इंटरनेट के ऊपर। तो जैसे हम एक अलग अकाउंट पे चलेंगे और एनालिटिक्स ओपन करेंगे। तो जैसे ये हमने एनालिटिक्स ओपन करा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपके कौन से पेज हैं, क्या है, सारी चीज़ें। और यहाँ से हम जाएंगे रिपोर्ट्स वगैरह के अंदर, और यहाँ से क्वेरीज जो हैं आपकी, उनको आप ढूंढोगे। पता चल रहा है कैसे आपको ढूंढा जा रहा है? तो आप इस तरह से अपने प्लान कर सकते हो। ठीक है, जब आप कोई कंटेंट लिखें तो आप उस कंटेंट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस को क्लब करो। तो जब भी कोई ऐसे ढूंढेगा अकॉर्डिंग टू, तो आपकी लिफ्ट होने के चांसेस जो हैं वो सर्च इंजन में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक होता है कि आपके खुद के डेटा के बेसिस पर, और एक होता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग गूगल कीवर्ड से प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, मैंने लिखा एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। उसने कई हज़ार कीवर्ड्स मुझे निकाल के दे दिए। बट जब मैंने उसको बताया भाई मेरी वेबसाइट तो कुछ ये है, उसको थोड़ा क्लियरिटी हुआ, तो उसने सारे हटाए, उसे ऑल्टर किया, थाउजेंड्स के बिलो उसने मुझे कीवर्ड निकाल के दिए। उसमें से भी आप और रिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग एसईओ में जाएं तो आप लो और मीडियम उनको ही टारगेट करो, हाई पर कभी मत जाओ। हाई पे जाओगे आप लिखते रहो, कंटेंट प्लान करते हो, लेकिन जो लोग तुमसे पहले बैठे हुए हैं उनको आप बीट नहीं कर पाओगे। तो आप अपने खुद के कीवर्ड को ट्रेंड करो, उसको प्रीमियम बनाओ, ना कि जो ऑलरेडी प्रीमियम बन चुके हैं उनके साथ जाओ। तो जैसे देखते हो, एक होता है हैशटैग जो पहले से बन चुका है, एक हम अपना खुद का बनाते हैं, उसको ट्रेंड कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी बड़े हैशटैग पर जाओगे तो दोनों काम हो सकते हैं, या तो दब जाओगे या हो सकता है हिट मार जाओ। ठीक है, अब जैसे जनरली क्या होता है, जब हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं तो वहाँ पर हम लोग वायरल शॉर्ट्स, हैशटैग, इस तरह के कुछ अपने डाल देते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई उस तरह के ट्रेंडिंग उसमें देख रहा होता है तो आपका पोस्ट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है उसके अंदर। हो सकता है आप डायरेक्ट ना दिखाई दो, लेकिन हैशटैग के थ्रू आप दिखाई दे जाओ। लेकिन कहते हैं ना, हैशटैग की भी अपनी एक लिमिटेशन है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ भाई, लिया कहीं से जनरेट करे, ले पैराग्राफ पूरा पेस्ट हैशटैग का, सो मैनी पैरा उसमें हैशटैग डाल देंगे। ऐसे देखो, हैशटैग का बिल्कुल कीवर्ड की तरह ही काम होता है। जैसे सोशल मीडिया में उसको बोलते हैं हैशटैग, और हमारी वेबसाइट की उसमें वर्ल्ड में उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। इनकी अपनी एक लिमिटेशन है, 4-5 बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी। और ये सारा सामान कहाँ है? घर पे। तो जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सो मैनी हैशटैग्स कभी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है पोस्ट के अंदर। तो समटाइम्स ऐसा रहेगा कि जैसे आपने पहली पहली बार ट्राई किया तो आपका बहुत अच्छा रीच बन गया, और वही स्ट्रेटेजी आप दोबारा चलाओगे तो काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, क्योंकि आप क्या डालते हो, आपका सारा बिहेवियर ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो आप सही चलोगे तो सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उसमें जुगाड़बाजी करोगे तो वो कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल होता है, फिर वो काम करना बंद कर जाएगा। आप कहोगे भाई मेरी बहुत अच्छी रीच आ रही थी, अचानक से नहीं बंद हो गई, तो वो यही होता है, क्योंकि आप गलत चीज़ों को पकड़ के वहाँ पर ट्राई मार रहे हो। तो ध्यान रखना, कभी भी जैसे हम लोग एक बात करें लिमिट मैक्सिमम हैशटैग्स की, पोस्ट वगैरह में 10 से नीचे रखो, 10 से ऊपर तो जाओ ही मत। नो सीखिए जो होते हैं वो पूरे पूरे भर के डाल देंगे उसके अंदर, वो काम नहीं करना है उसके अंदर बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया से हो जाता है। मैंने बोला मैं 5 नहीं कहता, कहता 4 डालो, जितना कम उतना बढ़िया, जितना कम उतना बढ़िया। कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं उसकी पूरी।
ऐसी बहुत सारी साइट्स पे कई बार दिख जाती है जिसके अंदर पीछे जाओगे ना तो कीवर्ड ही कीवर्ड लिखे होंगे, मतलब अब रैप करके भी लिखा होगा तो इतना बड़ा पैराग्राफ बनना होगा कोड में पीछे। अब सोचो वो 8 पिक्सल का फॉन्ट होता है और इतना बड़ा अगर पैराग्राफ बन रहा है स्क्रीन में, तो सोचो कितने कीवर्ड डाल दिए उसने। उसने पूरी वेबसाइट के सारे कीवर्ड होम पेज में डाल दिए। समटाइम्स रील्स में होता है कि अपन देखते हैं कि वो लोग पूरा पैराग्राफ उठा के डाल देते हैं, लाइक मैकलैरन के बारे में डाल दिया, किसी गाड़ी के बारे में डाल दिया, ऐसा क्यों? मतलब उससे क्या इंस्टाग्राम कुछ अलग दिखाता है? देखो डिस्क्राइब जितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप बढ़िया लिख सकते हो, नो मैटर, बढ़िया है, ठीक है, और उसके अंदर अपने हैशटैग्स का इन्वॉल्वमेंट भी रखो, यानी कि वो कीवर्ड वहाँ पर रिपीट भी होने चाहिए आपके, क्योंकि सोशल मीडिया का एसईओ और यूट्यूब का एसईओ ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यूट्यूब भी ऑलरेडी आपका सोशल मीडिया में काउंट होता है एक तरह से। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन गूगल, गूगल के बाद में दूसरा जो सर्च इंजन है वो यूट्यूब ही है। किसी को कुछ भी हाउ टू ढूंढना होता है वहीं जाता है गूगल, आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है उसका। उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया। अब इंस्टाग्राम वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस है यूट्यूब का वो बिल्कुल एकदम फिल्टर है, अलग है। इंस्टाग्राम पर फन वाले वो लोग ज़्यादा हैं, यूट्यूब पर मिक्स है, फन वाले भी मिलेंगे आपको और एजुकेशन वाले भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। बहुत बार मैंने देखा है लाइक यूट्यूब पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो एड्स की वजह से मैं यूट्यूब को स्किप करता हूँ, हाँ मैं इंस्टा के उस पे चला जाता हूँ सर्च इंजन पे, उसमें मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक लट्स चाहिए होते हैं हाँ, एडिटिंग के लिए, मुझे अगर ग्रेडिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए मुझे अगर चीज़ें चाहिए होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही डालूंगा, कलर ग्रेडिंग, बहुत सारी वो चीज़ें। डाल दो, और नहीं तो एक बार आपने कलर ग्रेडिंग कोई भी एक सिंगल वीडियो देख लिया, आपका फीड अपना ट्रेंड हो जाएगा भाई इस बंदे को पसंद क्या है, एल्गोरिथम वही डेटा उठा के लेकर आएगा आपके सामने। हाँ, लाइक कर दिया तो एक अलग चीज़ है, नहीं भी करोगे तो भी काम करेगा आपके लिए। ऐसा होता है आप कुछ काम करते करते फ़ोन रख देते हो और वो रील एक बार पूरी 30 सेकंड की है तो चल गई, अगर रिपीट भी हो गई तो उसको ऐसा लगेगा कि आप देख ही रहे हो बस कंटिन्यू। तो मैं वही तो कहता हूँ, आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हमारे अरीना में आते हैं कि भाई देखो सोशल मीडिया आपसे ये नहीं करे कि आप उसका क्या इस्तेमाल करोगे, आपको अपना यूज़ ढूंढना है उसके अंदर। जैसे फेसबुक है, ना जाने कितने तो बेरोज़गारों को वहाँ से जॉब मिल जाती है, फेसबुक में जॉब्स भी होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जाओ, आपको कुछ अपने पर्पज़ के लिए सीखना है, जैसे आपको कोई एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको 30 सेकंड में सीखना हो, ट्रिकी तो चाहिए हमें, बहुत है, मोर देन इनफ है, 30 सेकंड 1 मिनट। जितने भी फॉलो किए हुए हैं आप, मेरे अगर फॉलो देखेंगे तो मुझे फॉलो करने वाले सिर्फ 12 लोग, हाँ प्राइवेट अकाउंट है, हाँ, और मैंने फॉलो किए हुए समथिंग 800 लोगों को। अच्छा, और उस 800 लोगों में कोडिंग से लेकर के ये वाला एनिमेशन कैसे बनेगा, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ये कैसे बनेगा, इनका मतलब सब कुछ आप इधर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सबसे ही रिलेटेड है। तो बहुत मैंने अच्छा है। कभी तो कभी आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो उस चीज़ का। अब जो है कि आप किसी का वीडियो देख रहे हो आलतू फालतू, उसमें आपके घंटों ऐसे बर्बाद हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट देख लो और 1 घंटे का आलतू फालतू कंटेंट देखो, आप अपने आप में खुद में डिफरेंस देखो, आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये 1 घंटा बहुत वर्दी रहा और मैंने कुछ अचीव कर लिया इसके अंदर, और वो टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अपने काम वगैरह के अंदर। अब ChatGPT का अच्छे खासे प्रॉम्प्ट्स इंस्टाग्राम से मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ पर लोग बाग जो अच्छे प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो वो वहाँ पर लिख के डिस्क्रिप्शन में पिन अपना वो कर देते हैं, उसको पिन में डाल देते हैं, बायो में लिख देते हैं ये वहाँ तो पर। कहते हैं कि आप फॉलो करो, ऑटोमेशन चला जाएगा, हाँ जैसे मुझे वो मिलती है मैं अनफॉलो मार देता हूँ। हाँ, तो उसके पीछे का उनका तरीका क्या होता है ना कि देने के लिए सीधा सीधा दे सकते हैं, लेकिन या तो फॉलो या कमेंट, जितना ज़्यादा किसी चैट पर इंटरेक्शन होता है ना उतना ज़्यादा वो पोस्ट जिंदा रहेगी, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। नहीं तो देखो जैसे होता है ना न्यूज़, एक न्यूज़ की लाइफ 5 मिनट की होती है। जैसे हम 3 अलग अलग चैनल से हैं, हमें एक न्यूज़ मिला, जिस एंकर ने पहले तोड़ दिया न्यूज़ को, क्रैक कर दिया, न्यूज़ उसकी हो गई, ठीक है। तो देख रहे हो कई बार बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको ले चलते धाड़ भाई तो बाकी के 2 चैनल जो अभी प्लान कर रहे थे उसको ब्रॉडकास्ट करने का, ख़त्म, क्योंकि वो सारा ट्रैफिक वहाँ वो ले जाएगा उसका। तो न्यूज़, की बात करने लग रहा हाँ नहीं, ज़्यादातर सभी का ही ऐसा ही है, 5 मिनट की लाइफ होती है। क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल में बहुत काम किया, NDTV के लिए मैंने काम किया, ANI के लिए मैंने काम किया, PTI के लिए मैंने काम किया, 5 मिनट की लाइफ होती है। जिसने पहले ब्रेक कर दिया न्यूज़ उसकी, ठीक है, उसके बाद उस न्यूज़ को कोई कुछ भी डालता रहे, वो वाली चीज़ों की बासी। एक ऐसी चीज़ हम लोग डिस्कस करें जो हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है। और उसी के साथ साथ जो एनालिटिकल टीम होती है वो इतना तगड़ा, जैसे जो न्यूज़ चल रहा है, जैसे मान लो लेट्स से कि इसको हम ऑन, तो फ्रेज वाला हमने देखा, द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू हैव अ लुक एट द वेबसाइट्स वेब एनालिटिक्स टू फाइंड आउट व्हाट फ्रेजेस और वर्ड्स इंटरनेट यूजर्स सर्च फॉर टू रीच
योर वेबसाइट। यहाँ देखेंगे लास्ट पॉइंट, नोट डाउन दीज कीवर्ड्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन दीज। यानी कि एनालिटिक्स आपको वही बताएगा जिससे थ्रू आपके पास यूज़र पहुँच रहा है, और आपको अगर दिख रहा है कि मेरे पास उससे रीच बन रही है तो डेफिनेटली अपना कंटेंट उसके के ओरिएंटेड प्लान करो। अब ऊबर सजेस्ट एक प्लगइन है जो नील पटेल का है, काफ़ी फेमस है, ऊबर सजेस्ट। हाँ देखो, 1 महीना इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप 15 दिन में भी ट्राई कर सकते हो। देखो मेरी जो जनरली स्ट्रेटेजी होती है, चाहे आप एसईओ के लिए काम करो, चाहे आप सोशल मीडिया के लिए काम करो, जिसके लिए भी आप काम करो, ए बी टेस्टिंग जरूर रखो अपनी। ए बी टेस्टिंग से मुझे ये पता चलता है क्या बेहतर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो नहीं चल रहा है नया प्लान बनाओ उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कीवर्ड, अब जैसे ये पेड टूल आते हैं, इनके साथ क्या है, आपको कोई पेन ही नहीं है। अब गूगल के साथ आप जा रहे हो तो आपको लॉट ऑफ पेन है, क्यों? क्योंकि वो फ्री है, तो आप अपनी टोटल स्किल पर डिपेंड हो। अब ये टूल अगर आपके पास है, आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से चेयर पर रिलैक्स होकर बैठे रहो। भाई कितने अकाउंट देख रहे हो? 10। आज का क्या काम है देखते हो, अगर कुछ अपडेट होता है किसी एंड यूज़र की तरफ से, तो आपका जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पॉपअप आ जाएगा ऊबर सजेस्ट के अंदर कि भाई किसी पर्सन ने कुछ पोस्ट किया है। अब उस मे बी सोशल मीडिया पर गया हो, वेबसाइट पर गया हो, कोई नया पेज बना हो, कोई नई पोस्ट ब्लॉग लिखी हो उसने। अब आप उसके ऊपर रिसर्च करो, उससे बेहतर आप क्या कर सकते हो, ये आपका टास्क होता है इन टूल्स के साथ। तो यानी यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर मैं गूगल की बात करूँ, फ्री टूल के साथ आप पूरे महीने में 4 से 5 ही क्लाइंट मैनेज कर पाओगे। यहाँ पर एक बंदा मिनिमम 10 और अप टू 20 एज पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। एसईओ सबसे बढ़िया चीज़ है, इन्वेस्टमेंट सबसे कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई मान लो आप एसईओ में बहुत अच्छे हो, आपका एसईओ अगर अच्छा होगा ऑन पेज, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग हुई उसमें भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपके बजट जो होंगे ऐड के वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा रैंक कर रहे हो, तो सबसे ऊपर आप उठ जाओगे ऑटोमेटिक। अब एक होता है कि हम लोग पेड मार्केटिंग के साथ जा रहे हैं, तो पेड मार्केटिंग में हर महीने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे आप दिखाई दोगे लोगों को। अब एसईओ पर्सन के केस में क्या है और पेड मार्केटिंग, अब मान लो कि ये है, ये पेड मार्केटिंग करते हो और आप एसईओ करते हो। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट का एसईओ होना है, आपको मैंने 20,000 रुपये मंथ का पे किया, ठीक है। आपको किसको देना है? आगे किसी को नहीं, यानी कि 20 आपका है। मैंने 20,000 रुपये इनको दी, भाई मेरा ऐड चला दो। इन्होंने मेरा ऐड प्लान किया, तो इनकी इनकम क्या है उस टोटल कैंपेन का? 15%। 20,000 रुपये तो गूगल ही ले गया ना, अगर गूगल पे ऐड चलाओगे तो। पेड के केस में पेड मार्केटर को कोई बेनिफिट नहीं होता। पेड मार्केटर अगर 10 लाख का काम करेगा तो जाके वो 1.5 लाख रुपए कमाएगा, नहीं तो उसको कोई इनकम नहीं आ रही उसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम हम किसी भी एड बजट का 15% ही एज अ एजेंसी चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ये स्टैंडर्ड है ग्लोबल। तो आप किसी का बेवकूफ़ बना के ज़्यादा कर लो वो बात अलग है, नहीं तो 15% बहुत होता है। कि भाई किसी ने 10,000 का काम करा तो तुम्हारी 1,500 रुपये की तुम्हारी उस पर इनकम है। तो अब सोचो, अब ऐसी वाला बंदा जो है वो भाई सब वेबसाइट को मेंटेन करके रखेगा एकदम बढ़िया से, वो उसकी फीस लेगा। अब वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वेबसाइट के अंदर, कितने ब्लॉग पोस्ट लिखे जा रहे हैं, कितना आप उसको रैंक करा रहे हो, किस लेवल पर लेके आ रहे हो, उस चीज़ की फ़ीस है। तो एसईओ के आप मान के चलो 5-10 हज़ार रुपये से लेके डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी वेबसाइट है। तो 20,000 रुपये में आपकी 25-30 पेज की वेबसाइट बहुत अच्छे से मैनेज होती रहती है। नहीं होते आजकल, तो पोस्ट ही चलती है ना, तो आजकल तो डायनामिक साइट्स के अंदर हमें उसी को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो पोस्ट को भी रैंक कराना, क्योंकि पोस्ट को रैंक कराना भी आसान काम नहीं, लिखना एक अलग चीज़ है। लिख तो कोई भी देगा, कहीं से भी लिखा उठा के, अब वो चली नहीं पोस्ट तो फ़ायदा क्या उसका, लोगों पर रीच भी तो बनाना पड़ेगा ना उसका। हाँ हाँ हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वर्डप्रेस है और सरदर्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर AIO, SEO, रैंक मैथ, योस्ट SEO, दुनिया जाने के टूल होते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको ऑन पेज इतना बढ़िया करवा देंगे कि आप बस समझ जाओगे। लेकिन उसको आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपसे करवाना क्या चाह रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखो किसी भी पेज को इंटरनेट पर अगर आपने रन कराना है तो आपका ऑन पेज SEO जो है वो 80 से ऊपर होना चाहिए। जितना ऊपर होगा, क्लोज टू 100 होगा, उतना आपके लोगों के पेज के दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप 60 पर 70 पर ऐसे कहीं हो स्टैंड कर रहे हो तो फिर आपके चांसेस लो हो जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
फिर आप काम करो अपने पेज के ऊपर। हो सकता है गुड फ्रेज आपकी मिसिंग हो, फोकस की फ्रेज आपकी वेबसाइट के अंदर मिसिंग हो, इंटरनल लिंकिंग आपकी मिसिंग हो, एक्सटर्नल लिंकिंग आपकी वेबसाइट के अंदर मिसिंग है, ठीक है। आपके हेडिंग सब हेडिंग प्रॉपर आर्किटेक्चर में नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई हेडिंग लिखी जाती है उसका उसमें सब हेडिंग जरूर लिखो साथ में छोटी सी, उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप एसईओ को काफ़ी एल्गोरिदम जो हमारा होता है गूगल का, उसको काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर। देखो ये एक लिखा वांट मोर एसईओ ट्रैफिक, भाई कौन नहीं चाहेगा। तो एक अच्छा अच्छी हेडिंग है, उसके नीचे उन्होंने एक लाइनर यहाँ पर डिफाइन किया डिस्क्रिप्शन में, आंसर 5 क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप 7 वीक एक्शन प्लान शोइंग यूर एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू टू गेट मोर ट्रैफिक। अगर आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट को खुद से मैनेज, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आगे जाकर आपको ये बोलेंगे आप खुद मैनेज करना चाहते हो या आप मेरी एजेंसी की सपोर्ट लेना चाहते हो। आप अपना यहाँ पर डोमेन बताओ, ये उसको एनालाइज करेगा, बता देगा भाई इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है, क्या है। और नील पटेल यूएस से ऑपरेट करते हैं उसको, गुजरात का बंदा है, और बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। इंडिया में इसका रिस्पॉन्स बहुत आने वाले टाइम में बढ़ेगा, अभी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा इसके पास डेटा, आपके सारे कीवर्ड ट्रैक करके निकाल देगा कहाँ पर कितने हैं कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसके साथ आप काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मैनुअली जाओगे स्टेप बाय स्टेप चेक में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ तो पता है क्या, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉल है, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई एम लुकिंग फॉर एसईओ स्पेशलिस्ट। सो वो आपसे सीधा आपसे डोमेन मांगेगा, आप उसका ठीक है सर मैं आपको ऑडिट करके देता हूँ, गिव मी सम टाइम। देन वो सीधे टूल में डालेगा, पूरा रिपोर्ट निकालेगा और सारे वो डाल देगा, स्क्रीनशॉट उठा के भाई ये चीज़ आपकी फिक्स करनी पड़ेगी, ये आपको इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा पूरी वेबसाइट को। तो वो आपको वो भी बता देंगे कि अगर आप सिर्फ हमसे एसईओ सर्विस देख रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर हैं तो ये चार्जेस हैं हमारे, और अगर आप वेबसाइट हमसे रीडिज़ाइन कराना चाहते हैं बेटर रैंकिंग के लिए तो वो भी उसमें डाल के आपको 2 कोटेशन बना के हार्डली 15-20 मिनट में पूरा फॉर्मेट बनाया होता है, बस डालना है चीज़ों को। फार्मूलाज बिल में अपने ऑलरेडी लगे होते हैं, वो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया क्लाइंट को दिया, उसको समझ में आता है ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कि भाई अगर ऑन द स्पॉट अभी बुक करते हो तो 5, 10, 15, 20 जो भी आपने डिस्काउंट करना है। ऐसे एजेंसीज ऑन बोर्ड करती हैं एसईओ के अंदर। पेड के अंदर क्या होता है, पेड मार्केटिंग के अंदर जैसे इनका ज्वेलरी का काम है तो कभी भी आप सेम डोमेन के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। फिर क्या होता है ना, इंटरनल जो होती है हमारी वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर पता चला है कि भाई मेरे को भी सेम ऑफर चिपका रहे हो, सामने वाले को तो पता है अच्छा उन्होंने वो ऐसा कुछ कैंपेन प्लान कर रहे हैं, तुम अपने लिए कुछ प्लान करो, तो स्ट्रेटेजी कहाँ रही फिर तो लीक होगी ना। भाई जैसे इनकी कंपनी प्लान करी है रेखा के साथ कोई अपना ऐड कैंपेन जो इन्होंने मुझे बताया। अब मैं अगर एक पर्सन हूँ, मैं किसी और पीसी ज्वेलर्स को मैं देखता हूँ या फिर मैं किसी और को देख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा भाई ऐसे से कोई आपका कॉम्पिटिटर कैंपेन लेके आ रहा है तो फेस्टिव टाइम है भाई आप भी अपने लिए कुछ प्लान कर लें। तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं। तो जब भी आप कभी किसी एजेंसी को ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो आप उनसे क्वेश्चंस जरूर करो, क्लाइंटेल उनकी पता करो कौन है, आपके डोमेन में कितने हैं। डेफिनेटली हो सकता है वो हो सकता है कि भाई ज़्यादा बिजनेस बनाने के लिए झूठ बोल दें आपसे, तो आप चेक जरूर करो। और अपना कॉन्ट्रैक्ट जब बनाओ उसमें क्लियर लिख दो कि भाई अगर मुझे कहीं से ये मिलता है इस चीज़ के अंदर तो वो नल और वाइड हो जाएगा, आपका सारी चीज़ें होल्ड हो जाएंगी आपकी। तो ऑनेस्टली तो यही कहती है कि जैसे हमने खुद कंपनीज में काम किया तो हम सेम मॉडल के अंदर एक्टिव अगर क्लाइंट है कर चुके वो एक अलग चीज़ है, एक्टिव क्लाइंट कौन सा है आपका वो मुझे पूरा पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, ये आपका लीगल राइट बनता है। अतः कंपनी पे क्लेम कर सकते हो आप कि भाई साहब मेरे साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी किसी चीज़ को लेकर। हाँ बिल्कुल। तो ये क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर लिखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जैसे मान लो आपका 1.5 लाख का आपका हुआ है तो या तो 1.5 लाख वन गो में अपने दे रहे होगे, कभी भी मत दो, क्योंकि अगर आप वन गो में पैसा दे दोगे ना तो आपकी फिर सुनवाई नहीं होती कुछ भी। तो उसको डिवाइड कर दो उतने महीने के अंदर, तो क्या होगा कि जैसे मान लो इस महीने मेरे को 12,000 मिले एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगले महीने पैसे मांगने को अच्छा काम करके दिखाएगा ना आपको, और तुमने वन गो में पकड़ा दिया उसको, ठीक है। जो वो आपको बोलेगा सर 1.5 लाख के आपको 1,20,000 देने, 30,000 रुपये का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, वन टाइम पेमेंट कर दो, आपने कर दिया 30,000 के प्रॉफिट में, तो अब तुम्हारी सुनवाई खत्म है क्योंकि पैसे गए ना। तो इसलिए कोशिश करो कि पेमेंट पार्शियल रिलीज़ करो, रिजल्ट को एनालाइज करो, हर महीने की डेट फर्स्ट वीक के अंदर उससे पूरा स्टैट्स मांगो कि भाई लास्ट मंथ का और करंट मंथ का मुझे ग्राफ दो, जैसे ये एनालिटिकल चार्ट आते हैं ना, ये
ये सारे चार्ट आप इनको अलग अलग फॉर्म में देख सकते हो, भाई मेरे को इस फॉर्म में देखना है या मुझे इनसाइट्स को किसी डिफरेंट फॉर्म में देखना है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें अपनी एनालाइज कर सकते हो इसके अंदर किस किस तरह से आप इसको देखना चाहते हो। तो हाँ, तो ये पूरी पीपीटी जाती है क्लाइंट के पास, फिर वो उसमें देखेगा, क्योंकि ये झूठ तो बन नहीं सकता, ठीक है। और अगर बना दोगे तो फिर मेरे पास, मैं अगर इस साइट का एडमिन हूँ, मेरी साइट है, तो मेरे पास पूरा एक्सेस होगा, मैं वहाँ जाके चेक कर लूँगा भाई, ठीक है। अगर तुमने डेटा के साथ कुछ छेड़खानी की तो सारा कुछ चेक जरूर करना चाहिए, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, जैसे एक है यहाँ पर, इसमें नोएडा के अंदर इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चर दुनिया दान के बैठे बड़े बड़े ब्रांड, ठीक है। तो मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, काफ़ी फेमस कंपनी है। तो उनका ना टोटल जो ATL BTL चल रहा था, ठीक है, ATL BTL भी आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, ऑफ द टॉप लाइन बिलो द बॉटम लाइन, इस तरह से ना। तो ATL BTL के बाद में फिर आपका आता है ये डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट। तो बहुत सारी कंपनियां कहती हैं भाई हम तो न्यूज़पेपर में या टीवी वगैरह के ऊपर दिखा के FM पे चला के ऐसा अपना सही कर रहे हैं। देखो, किसी भी कंपनी का अगर मैं एक मॉडल उठा के पकड़ूँ, चाहे वो करोड़ों कमा रहे हैं, आप मुझे बताओ, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप आज 10 करोड़ कमा रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ भाई मुझसे जुड़ो, मैं 20 करोड़ करा दूँ, तो क्या आप नहीं जुड़ना चाहोगे? कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो अपना ग्रोथ नहीं चाहेगा? हर कंपनी यही तो चाहती है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, वो जो प्रॉमिसिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए कि भाई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। आधे से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मार्केट ख़राब है, उसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गए बेवकूफ़ बनाया और पैसा लिया, और उसके बाद में ठीक है तुम क्या करोगे, आज तुमने 1 साल के लिए ले लिया या 1 महीने के लिए किसी का काम करा, उसके बाद ठीक है जी सर आप किसी और से करा लो, ठीक है। तो तुमने तो उसका 1 महीने का पैसा ले लिया, उसका भी तुमने नुकसान करा दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, भाई साहब ये सेगमेंट जो है फॉल्स है, ख़राब है, इनसे काम नहीं कराना। न जाने कितने लोगों से हमारे ऐसे इंटरेक्शन हुए जिनको हमें कॉन्फिडेंस में लाने के लिए हमने उनके लिए 1 मंथ में, क्योंकि हमारी कंपनी का स्टार्टअप था, हमने फ्री वर्किंग करके दी उनको। कहते सर आज तक इतना कॉन्फिडेंस किसी ने, हर बंदा पहले कहता है पैसा दे दो। मैं सर हमें भी पैसा पहले चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो, उसके बाद आप पे करो उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी उस तरह की एक टीम अलग होती थी जिस तरह के फ्री वाले लोगों को मैनेज करती थी, क्योंकि उसके बाद फिर आप उससे मन चाहे पैसा ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही जाके पैसा मांगो तो फिर आपको वैसे पैसा मिलेगा फिक्स होके कि भाई नहीं 20 है तो नहीं 15 ले लो, ये ले लो, बोले एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन जब आउटपुट के साथ आप पहुँचते हो, उसकी ग्रोथ के साथ, तो कहते हैं सर ठीक है मेरा ये बजट है, आप लगाओ और काम स्टार्ट कराओ। तो काम दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको कभी पैसा ऑन द स्पॉट नहीं मिलता, उनका पैसा मार्केट में होता है, ठीक है। वो आप यहाँ से सप्लाई डाल रहे हो, उधर से वो आपके पास आता जाएगा। एक इवन अगर डीलर भी अगर एक रिटेलर तक सामान पहुँचाता है तो वहाँ भी ये नहीं तुरंत पैसा मिल रहा है, वहाँ भी एक क्रेडिट लाइन होगी इतने दिन की, इस तरह से। तो ये साइकिल है, यहाँ से गया यहाँ से लौट के आता रहेगा। अब वो सोचे भाई ये बॉटल मैंने बना दी, ये ले जाओ ये दे जाओ, ऐसे नहीं चलता। तो सिस्टम सही होना चाहिए आपका, प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए उस चीज़ की, और डेफिनेटली आपको माइलेज मिलेगा। अब हमारे डिजिटल फील्ड के अंदर इस जो मैंने आपको भी बताया, ये लोग नहीं करना चाहते इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी। अब जैसे ऐसे सो मैनी इंस्टीट्यूट्स आज की डेट में है टेक के अंदर खासकर, डिसाइड कि आप 2 लाख का 3 लाख का जो भी कोर्स करना चाहते हो करो, कोई फीस नहीं पे करना आपको, 0। लेकिन जिस दिन हम आपकी प्लेसमेंट करा देंगे ना, उस दिन से आपको फीस पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे कहते 0 पे करो, कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ो, तुम्हें बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ऐसे लोग तुम पे मेहनत ज़्यादा करेंगे, और उसके बाद जब तुम्हारी प्लेसमेंट एक अच्छी करा देंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा होता है, जब आप डे 1 ज्वाइन करते हैं ना, कि मैं इतना अमाउंट पे करूँगा ही करूँगा, क्योंकि उन्हें भी तो रिकवरी करनी है ना अपनी। तो ये चीज़, अब एक कंपनी अगर तुम्हें इतनी एश्योरिटी दे रही तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा, है ना। तो कुछ वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो वो आपके होल्ड पर रखते हैं फॉर द पीरियड। और बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपना करियर बनाया। तो विज़न होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जब तक, मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है, एंड यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोडक्ट ना बिकेगा। अब तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा, तो वो कभी रिटर्निंग कस्टमर आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर आईफोन क्यों बिकता है? क्योंकि भाई देखो, देखा जाए तो मॉडल तो सेम ही है ना, ठीक है, बस थोड़ा बहुत हार्डवेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर साल, ठीक है। उसी एक्सपीरियंस को वो लोग सेल कर रहे हैं और इनकैश कर रहे हैं।
लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ख़राब नहीं होता, जल्दी से हैंग नहीं होता, बहुत रेयर होता है, ठीक है, मस्त चल रहा होता है। और हमेशा से उन्होंने सील पैक दिया, कभी ये नहीं कि गिरा खुल गया पूरा, ठीक है, हमेशा उनका इसी तरह से रहा। और ये सील मॉडल एंड्रॉयड ने कहाँ से लिया, एप्पल से ही तो लिया है। अगर आप देखोगे जहाँ पर पहले बैक पैनल ओपन हो जाते थे, बैटरी की वारंटी 6 महीने की हुआ करती थी, सील मॉडल आ गए तो बैटरी की वारंटी क्या हो 1 ईयर की हो गई। तो उन्होंने उस वारंटी को एनकैश कैसे किया, कॉस्ट बढ़ा दी, ठीक है, क्योंकि अब अगर फ़ोन खुलेगा नहीं जल्दी से कहीं पर, क्योंकि खुलेगा तो पता चल जाएगा, बाहर वाले लोग उस तरह से सील नहीं कर पाते, पता चल जाता है इजीली कि भाई ये खुला हुआ फ़ोन है। अगर सील अच्छा रहेगा तो आप देखते हो रीसेल वैल्यू अच्छी रहती है आपके फ़ोन की, ठीक है, आपका हार्डवेयर में कोई छेड़खानी नहीं होगी। हाँ, वारंटी पीरियड से बाहर हो गया तो बात एक अलग है, बट जनरली ये मॉडल है, लोग मार्केट में समझते कैसे पैसा निकाला जाए। एप्पल को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि वो ज़्यादा फ़ोन बेच के तो काम नहीं चला सकता। अब वो आ गया सर्विस मॉडल में, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। तो वो क्या कहता है कि भाई आपका जैसे 128 GB का फ़ोन वो क्यों निकालते हैं भाई, एक तो फ़ोन बिक जाए। अब एप्पल में अगर कोई चलाएगा तो जल्दी भर जाता है, आप थोड़े से ऐप डालो फुल, तो कहाँ रखोगे, मेमोरी कार्ड तो डलता नहीं उसमें। तो अब एप्पल के लिए जो नए मॉडल आए हैं, आई थिंक अभी कौन सा लॉन्च हो रहा है, 17 ना हो चुका है। तो ये क्या कहते हैं 16 से इन्होंने वो सिस्टम बनाया कि आप इसमें पीछे मैक्सिव हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, आप पीछे हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो एप्पल के अंदर। हाँ, 16 से ये इन्होंने फीचर निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं, आफ्टर मार्केट की कंपनी ने निकाला इस तरह का सोल्यूशन। और बड़ी कमाल की हार्ड ड्राइव है, इतनी छोटी सी हार्ड ड्राइव है, बस 1 TB में फ़ोन में लगा लो। और कमाल की कॉस्टिंग भी होगी। हाँ, मतलब 8-9 हज़ार रुपये है, लेकिन उतना नहीं है जितना वो कंपनी एक 128 से 256 में आप जाते हो, वो सीधे 10,000 बढ़ जाते हैं उनके। हाँ, यहाँ 1 TB का प्रॉब्लम सॉल्वर है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बड़ी कमाल की है, और पीछे ऐसी चिपकी रहेंगी और छोटी सी केबल से कनेक्टेड रहती है। तो बहुत सही फीचर निकाल दिया। हाँ, वीवो, ओप्पो, वन प्लस और एक और आता है आई थिंक रियलमी। हाँ, और ये भी तुम्हारा एक आया था IQ, ये भी उसी में हाँ हाँ, वो है तो वही पेरेंट कंपनी, तो वही हुई ना। हाँ, तो देखो ये यही तो होती है ना स्ट्रैटेजी। देखो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी है भाई, यहाँ पर बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग यूथ भी हैं। अब जैसे आप जो जैसे एज वाले लोग गेमिंग ज़्यादा पसंद करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको टफ एकदम परफॉर्मिंग डिवाइस चाहिए, तो उन्होंने वैसा IQ निकाल रखा है, या फिर उन्होंने वन प्लस निकाल रखे थे उस तरह के लिए प्रीमियम सेगमेंट में। जिसको कैमरा म्यूजिक चाहिए वो वीवो में चले जाओ, जिसको कैमरा बहुत अच्छा चाहिए वो ओप्पो में चले जाओ, और जिसको कम बजट में चाहिए तो वो रियलमी ले लो उठा के उसका उनका। लेकिन ऐसा नहीं कि फ़ोन बेकार है, रियलमी बहुत अच्छा है, कच्चा होता है बस, मतलब गिरा तो डैमेज बहुत जल्दी होगा, बट हार्डवेयर नो डाउट बहुत अच्छा होगा उसका। बजट भी फिर पैसे भी तो उसी हिसाब से है ना। कंपटीशन तो एप्पल और सैमसंग का ही है। हाँ, सबसे ज़्यादा सैमसंग के पास ना, एप्पल के पास है मार्केट से, तो फिर सैमसंग के पास है। सबसे ज़्यादा जो है सैमसंग का, एप्पल का शेयर नहीं है मार्केट में इतना है। एप्पल पूरी दुनिया में सिर्फ 7% है, पूरी दुनिया का अगर डेटा उठाओगे एप्पल कहता नहीं। देखो क्या है ना, सैमसंग सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, एप्पल सिर्फ और सिर्फ अपने इसी चीज़ के अंदर है। सैमसंग बहुत सारी चीज़ों में है, सैमसंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है। जैसे अगर आप देखोगे ना LG जो है क्या कहते हैं वो लार्ज अप्लाइंसेस में ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। देखा जाए तो LG इंडिया में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। LG ने एयरटेल से सीखा, एयरटेल वाले बंदे को आप कंप्लेंट करो भाई साहब ब्रॉडबैंड नहीं आ रहा, बंदा का 1.5 घंटे में हाजिर ना हो जाए आपके गेट पर, नाम बदल देना। और यही हाल है LG का, गर्मी चल रही पीक पर, सब पता नहीं कितने लोग AC ख़राब हो रहे होंगे, गैस लीक हो रही होंगी, आप कॉल करो सेम डे अगर बंदा नहीं आया ना तो भाई साहब वो कहते हैं कि फ्री सर्विस, उस तरह कंपनी क्लेम करती है। तो LG ने सर्विस मॉडल बहुत अच्छा बनाया, LG इसलिए सबसे ज़्यादा बिकता है। वोल्टास या बाकी के जो ब्रांड हैं नो डाउट बहुत अच्छे होंगे परफॉर्मिंग में, बट मैं LG अपने बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल करता हूँ, आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। इवन मेरा तो जैसे AMC मॉडल रहता है, अगर मेरा AC जाना पड़ा 1% के लिए, तो क्योंकि मेरा जो दिलशाद गार्डन वाला ब्रांच था तो वहाँ पर हमने उनके 12 AC लगाए हुए थे, तो वो बैकअप में AC देके जाते थे, सर ये लगाओ इतने, तब तक ये ठीक होके आ रहा है।
कहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आती है एसी लेके जाएगी, प्रॉपर लगा के जाएगी, कुछ नहीं। और एक एसी की एमसी कॉस्ट कितना चार्ज करते थे हमसे? मात्र 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में एसी फूक जाए, जल जाए, कंप्रेसर फट जाए, सारी उनकी सरदर्दी। वो कहते सिर्फ आप तो कूलिंग का पैसा दो बस, और उसमें भी 3 सर्विस फ्री, और क्या चाहिए? वैसे ही पैसे वसूल हो गए, टेंशन की टेंशन नहीं। तो मैंने अभी जब 3-4 साल पहले जब मैंने एसी लिया था एलजी का दोबारा से अपने घर के लिए, तो उन्होंने बोला सर आपके लिए स्पेशल ऑफर है, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, आप 5 साल की ईएमसी 5,000 रुपये में ले लो। तो क्या बुरा है? आप 2 सर्विस करा तो भी तो उतने पैसे लगते हैं, सर्विस ही फ्री होगी, प्रोडक्ट भी 5 साल के लिए इंश्योर हो गया उसके अंदर, जल जाए फूक जाए सारा कुछ कंपनी की हेडर, कुछ नहीं। तो एलजी ने ऐसे एक ट्रस्ट बिल्ड किया अपना, और नो डाउट उनके प्रोडक्ट बड़े अमेजिंग है। अगर आपने देखा होगा, उन्होंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, मॉस्किटो अवे, शायद आपने सुना है या नहीं सुना। एलजी का रेफ्रिजरेटर लो, फ्रिज लो, एसी लो, अगर आप ये चीज़ें घर में इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें मॉस्किटो अवे का अगर फीचर है, आपके घर में मच्छर नहीं हो सकते। ये देखो, कुछ वीडियोस दिखाता हूँ आपको। टीवी, फ्रिज, एसी सब में आते हैं इनके फीचर ये। यहाँ पर स्पेशल है, आपको मच्छर का सिंबल बनाएगा। Switch on the power and activate Mosquito Away with a dedicated key on the remote. The technology works when ये the ग्रिड power होती is बनी, off, even if the air conditioner is not running. Better protect चल रहा है तो भी काम करता है, नहीं चल रहा है इसी तब भी काम करेगा। ऑल आउट कैसे बजाते हैं ये लोग इसी अरे ससड़ी चीज़ आप देखो ना, केमिकल सूंघने से बच रहे हैं, और क्या चाहिए? दूसरा इनका देखो, मॉस्किटो में अगर मैं आपको दिखाऊं, टीवी, सैमसंग ही है 16.4%। इनके टीवी भी आते हैं इस तरह के। एलजी की फिल्म होती है लाइफ्स गुड। इनके रेफ्रिजरेटर अगर आप बस जब लेने जाते हो ना, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा प्लान करो तो पूछ लो कि टेक्नोलॉजी उसमें है या नहीं है, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, वाटर डिस्चार्ज करता है, तो पीछे क्या होता है, ट्रे में पानी कलेक्ट होता रहता है, आपको पता नहीं चलता, तो उससे मच्छर पनप जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली हुई है। मैं इतने लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इवन जो हमने इन्वर्टर एसी लिया उसके अंदर ही वो फीचर उन्होंने दिया हुआ है, मॉस्किटो अवे का। टेंशन ही नहीं, कितनी अपने आप बच्चे ऐसे पैरालाइज से पड़े रहते कोनों में झाड़ू लगा के बाहर निकाल दो उनको। हाँ, परप्लेक्सिटी के साथ उन्होंने 1 ईयर का उन्होंने निकाला है, उसका जिसके पास एयरटेल का है। गूगल से जो अच्छा सर्च इंजन बन गया वो परप्लेक्सिटी कुछ ऐसी नाम है, हाँ ऐसे कुछ है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भी वो है। वैसे तो ये 17,000 समथिंग का कुछ है। हाँ, हाँ तो इवन ये प्रीपेड पोस्टपेड दोनों के लिए है। हाँ, वो और क्या कहते हैं गूगल ने क्या करा इसी के टक्कर में वो कहता है स्कूल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2 टेराबाइट का मैं स्टोरेज फ्री दे रहा हूँ उसने भी हड्डी डाली गूगल ने। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा,
उसके बाद। हाँ उसके बाद पूरा एक बार आप देखिए क्या मंथली कॉस्टिंग मैंने डाली थी तो फिर मैंने बोला यार अभी 2000 रुपये मांग रहे हैं प्रीमियम गूगल जेमिनाई ये हाँ गूगल जेमिनी हमारा तो प्रो ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हमारा वो है ना कंपनी अकाउंट है। हमारा जाता है हर महीने 1 लाख रुपए नहीं 1.5 लाख रुपए का बिल जाता है हमारा। ये पूरा मतलब जो हमने इकोसिस्टम गूगल का लिया हुआ है वर्क प्लेस का। गूगल का जो ईमेल आईडी मिलती है सारा कुछ ईमेल आईडी वगैरह सारे जो जितने भी गूगल के फीचर आते हैं सब मिलते हैं हमें उसके अंदर यूज़ करने के लिए। और हम इसके अंदर ड्राइव अपने शेयर ड्राइव वगैरह सब बना के अपना डेटा किसी के साथ भी कर सकते हैं। एक तो होता है कि फ़ाइल को शेयर करना फोल्डर को शेयर करना है, एक होता है शेयर ड्राइव भी बना दो पूरी कि सेंट्रलाइज कर दिया आपने पूरा एक और सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। तो इससे क्या होता है जैसे मान लो कि एक वही डेटा तुम्हारे पास भी तुम्हारे पास ही मेरे पास है तो हम लोग अपना गूगल ड्राइव ही तो भर रहे हैं बैठ के नेसेसरी बैटरी से एक सेंट्रलाइज बना लो और सब लोग वहाँ से डेटा एक्सेस कर लो। इसमें तो मुझे ऐसे यहाँ नहीं पता क्योंकि जो एडमिन के पास है ऊपर तो वहाँ है कई काफ़ी टीवी में है टेराबाइट्स में लिया हुआ है स्पेस। अच्छा एक और चीज़ की जैसे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ जीमेल वगैरह में आते हैं इधर तो नीचे शायद रिफ्लेक्ट करता है ये जो फिलहाल यहाँ नहीं कर रहा है बट मैं ड्राइव में कर जाऊँगा तो शायद वहाँ दिखा दे मुझे ड्राइव माई ड्राइव स्टोरेज तो 41.47% तो मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है इस तरह से। अब इसमें क्या सिस्टम है कि अगर मान लो कि आपका यूज़ ज़्यादा है किसी और का कम है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्पेस मेरे पास आ जाता है इसमें मतलब रहेगा टोटल इकोसिस्टम पूरा उतना ही लेकिन जिसका यूज़ ज़्यादा वो अपना आप शेयर होता रहता है। लाइक 200 जीबी तो आपने 40 यूज़ कर लिया आपका मान लो 50-60 तक हो जाना तो दूसरा नहीं करा तो आपके पास आ मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं इसमें कितना भी डेटा डाल सकता हूँ टीवी में भी डेटा डाल सकता हूँ जिनका यूज़ में नहीं मेरे पास आ जाएगा अपने आप। तो मैं सारा डेटा अपना इधर ही रखता हूँ तो 1 GB समथिंग में जीमेल पहुँच रहा है 40 GB मेरा ड्राइव चल रहा है। तो ड्राइव के अंदर सारा कुछ जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड कंटेंट होता है ना जैसे टूल्स वगैरह होते हैं और जैसे आप कोई टूल्स वगैरह किसी साइट से डाउनलोड करो तो क्या होता है उसके सर्वर की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब कोई आप भी गूगल चला रहे हो मैं भी गूगल चला रहा हूँ मैंने आपको कोई टूल दिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। जो गूगल का क्लाउड सर्वर है बहुत अल्ट्रा फास्ट होता है तो टाइम बहुत बच जाता है हमारा। मतलब ये सोचो कि अगर मैं कोई फाइल यहाँ सर्च कर रहा हूँ और कंप्यूटर में सर्च कर रहा हूँ ये जल्दी दे देगा मुझे। लाइव डेमो दिखाता हूँ देखो। ये मेरा ड्राइव है इसमें मैंने 3 ड्राइव लगाए हुए हैं अपने अलग अलग कुछ टीवीज़ वगैरह में भी हैं इसमें जैसे 1 TB वाला एक ये लगा हुआ है एक ये ड्राइव लगा है एक ये ड्राइव लगा है इसके अंदर। अब मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर कोई स्टूडेंट वर्क यहाँ के सर्च करता हूँ CSS स्प्राइट्स वर्किंग ऑन इट। अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ वो ढूंढ रहा है यहाँ खुल भी गया मेरा डेटा। ये डिफरेंस है मतलब अल्ट्रा फास्ट मतलब यहाँ तुमने लिखा फटाक से डेटा तुम्हारे सामने वहाँ भी उसको पता भी नहीं वो हो सकता है उसके बाद कहते कि मेरे पास नहीं है देखिए है इसके पास ये ढूंढता रहेगा बैठ के आधे घंटे। नहीं मैंने बताया कहाँ ढूंढना है जैसे मैंने इसको बोला पूरे सिस्टम में ड्राइव में ढूंढो इसको मैंने बोला पर्टिकुलर फोल्डर में ढूंढो जहाँ वो है एक्चुअल में फाइल लेकिन फिर भी देख रहे हो उसकी हालत 16 GB रैम i7 बेकार है। उससे अच्छा ऑनलाइन रखो डेटा। हाँ 4 GB ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है तो उससे अच्छा ऑनलाइन ढूंढ लो भाई ज़्यादा बढ़िया है। तो ड्राइव में इसलिए प्रेफर करता हूँ अपने डेटा के लिए कंप्यूटर में डेटा रखना बेकार है आज की डेट में। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कुछ भी काम यहाँ कर रहे हो बीच में कंप्यूटर बंद हो गया आपका डेटा तो ऑनलाइन वहीं का वहीं रहा ना सर्वर थोड़ी बंद हो गया टेंशन ही नहीं है। ड्राइव में तो क्रैश तो गूगल ड्राइव सबसे सेफेस्ट तरीका है आज के डेट में काम करने का। हाँ हमने भी लिया हुआ है उसमें 512 GB समथिंग का लिया हुआ है।
एप्पल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू विद गूगल। चैट जीपीटी से बेटर नहीं है बट क्या ये अगर किसी को डीप रिसर्च करनी है ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। चैट जीपीटी तो हर तरह का डेटा आपको निकाल के दे दे। देखो चैट जीपीटी में और इनमें देखो डिफरेंस समझो क्या होता है। वैकेंसीज मांग ली चैट जीपीटी से हाँ तो बता देगा वो, उसमें सब कुछ देखो। देखो क्या है ना, देखो इसको समझो। देखो गूगल पे जो आप सर्च करते हो, गूगल हमेशा बहुत क्लियरली बोलता है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो लोगों का दिया हुआ डेटा मेरा नहीं है, क्योंकि गूगल कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने पास अपडेट नहीं करता। तुमने लिखा कुछ, तुमने लिखा कुछ, मैंने लिखा कुछ, हमारा ही डेटा वो लोगों के सामने सर्व करता है। प्लेटफॉर्म से बिल्कुल। गूगल साफ कहता है जो भी सर्च रिजल्ट में आ रहा है उसमें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। ये नहीं कि गूगल जिम्मेदार है उसके लिए, ठीक है। गूगल के टर्म्स कंडीशन ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है। अब वहाँ पर सही भी डेटा हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब गलत डेटा के चांसेस कब से सबसे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि गूगल इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं, जब हमारा जियो 4G इंट्रोड्यूस हुआ, फेक डेटा, बेकार डेटा सबसे ज़्यादा तब से अपलोड होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पावर सबके हाथों में आ गई। तो जिसका जो मन आ रहा है वो उठा के डाल रहा है वहाँ पर। तो सही डेटा को वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अब चैट जीपीटी क्या काम करता है, वो देता है मुझे 100 रिजल्ट। चैट जीपीटी कहता है 100 को मारो गोली, एक रिजल्ट। अब उसको आप ढंग से रिसर्च कर लो कि ये सही है कि नहीं। चैट जीपीटी भी ये क्लियरली कहता है कि जो रिजल्ट आ रहा है 100% भरोसा मत करो, उसको भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लो, ठीक है। क्योंकि वो रिजल्ट में भी वेरी वहाँ मेंशन है उसके अंदर भी ये चीज़, तो वहाँ भी आप एक बार अपना सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लो उसके ऊपर। ये नहीं कि अब लोग फंस क्यों रहे हैं, जीपीटी चलाना सबको आ गया, लिया पेस्ट, उसने जो दिया कॉपी पेस्ट। इस 2025 में अगर हम लोग देखें अगस्त मंथ तक, न जाने कितना वर्क खराब हुआ है बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। सही, लोगों का कंपनीज के अंदर, भाई क्या है, अभी आपको टास्क मिला है, ठीक है, और आपने लिया, जीपीटी को दिया, जीपीटी ने करके दिया, आपने उठा के उसमें डाल दिया और सबमिट, हाँ ये तो रिव्यू किया ही नहीं। तो क्या हुआ, ना जाने कितना लोगों का एआई की वजह से काम खराब हो गया। और गूगल ने 2025 की बिगिनिंग में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाली, अगर मुझे गलती से वेबसाइट में जीपीटी का डेटा मिल गया ना, भूल जाना कि तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स होने दूंगा। तो फिर गूगल तुम्हें रोकेगा, तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करने देगा, वो पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे, नहीं जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। जब वो सीधे बोलता है, देखो एआई एक अलग चीज़ है, अच्छा काम कर रहा है, आपका काम को रोबस्ट कर देता है, बट सीधी सी बात है यार, देखो अगर हम ये देखें एक मॉडल के अंदर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबकी अगर जॉब चली जाएंगी, मैं चलो मान लो कि मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, एआई से मैंने सारा काम सॉल्व कर लिया। जब एंड यूजर के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो बेचोगे क्या? दूसरा साइड भी तो देखो, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तुमने सारा काम मशीन से करा लिया, तो खरीदेगा कौन भाई? जब तक दूसरे पास पैसा नहीं हो तब तक तुम बेचोगे। देखो कोई भी कंपनी बड़ी अगर बन रही है तो उसका कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही नहीं बचा तो तुम क्या करोगे, सब व्यर्थ है। तो गूगल ने बहुत क्लियर कर दिया, भाई कंटेंट राइटर चाहिए ही चाहिए मुझे नहीं चाहिए जीपीटी सीपीटी या फिर तुम क्विल बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करके उसको ह्यूमनाइज करके डेटा को लाके लगा दो, मैं चलने ही नहीं दूंगा। क्योंकि गूगल ने चैट जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको सबसे पहले टेक ओवर किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, कि भाई एक अच्छी टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट का हमेशा से यही काम होता है कि नई चीज़ों को फटाक से अपने अंडर में ले आओ। मुंह मांगी कीमत दी, चैट जीपीटी अंडर में आया। अब गूगल क्या करे, तो गूगल ने बनाया एंटी एआई, ठीक है, जो ये पता लगाए कि कहाँ पर एआई रिलेटेड कंटेंट है। उसने सबकी लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और सबको रैंक गिराना स्टार्ट किया। जब चैट जीपीटी आया, गूगल का इतना बेवकूफ़ बनाया लोगों ने, लाखों रुपए कमा लिए जीपीटी से काम करा के। गूगल में पेज रैंक करा रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, वैसा धड़ाधड़, और लोग यूट्यूब पे आके ज्ञान पेल रहे हैं कि भाई मैंने 50,000 रुपये खाली ब्लॉग लिख के कमा लिए 1 महीने में घर बैठे, ठीक है। अब तुमने गूगल तो तुम खुद ही बता रहे हो ना कि भाई मैंने ऐसे किया, ठीक है भाई, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा टूल बना देता हूँ जो इस चीज़ को रोकेगा। अब वही सारे बंदे गायब हैं। तो ये तो एक वेव आती है कि सब साफ, पॉलिसी चेंज क्यों लाई जाती है, इसलिए लाई जाती है। जैसे उन्होंने बोला भी आप बैकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, इंडिया में सब लोग जुगाड़ एक बंदा 100 जीमेल चला रहा है बैठ के, ठीक है भाई, सब जगह लॉगिन करो, डेटा बनाते जा रहे हो। पता चल गया उसको मॉडरेटर के अंदर कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम है, उसने बोला कि ये एल्गोरिदम ही बंद कर दो, कुछ नया लेके आओ। नया क्या है, बैकलिंग की जरूरत ही नहीं है हमें। तो सोचो जो बैकलिंग बनाने की जिसकी नौकरी चली थी खत्म हो गई।
तो अगर कोई बात तीसरा बंदा सर्च कर रहा है सेम रिजल्ट देता है हाँ कोई स्क्रिप्ट लिखवा है सेम स्क्रिप्ट देगा 5 रिजल्ट और घुमा फिरा के देगा बस आगे पीछे करके रिफ्रेश करता रहता है सर। इस जैसे ASUS का लैपटॉप है ASUS का, हाँ तो उसमें क्या है ना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चलता है, तो मुझे कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने का है माइक्रोसॉफ्ट पे वो ऐप्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें ब्राउजर से वो सपोर्ट नहीं करता। विंडो कौन सी डली हुई है? अभी अपडेटेड है सर, अभी दिया है 11 तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप नई विंडो लाइसेंस है विंडो एक्टिव है नहीं देखो क्या होता है कि जब आपने लैपटॉप ब्रांड न्यू बाय किया होगा तो विंडो डल गई थी कंपनी से या आपने खुद इंस्टॉल कराई थी? लाइसेंस डाला है तो यानी कि देखो जब भी कोई लाइसेंस आप लेते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से ही चलता है, यानी कि आपने डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा सेव किया हुआ है ना वो कल को आपको कंप्यूटर क्रैश हो गया तो ये सारा डेटा इस पर देखना एक अलग से आइकन और बनाएगा क्लाउड जैसा, जिनके भी कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है। तो कल को क्या हो तुम्हारा कंप्यूटर पूरा क्रैश होगा, सारा डेटा तुम्हारा जो होगा क्लाउड पे रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे जाता रहता है माइक्रोसॉफ्ट में। तो उसमें क्या है आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हो, कैरी कर सकते हो, किस दिन ला सकते हो। हाँ तो मुझे दिखा देना, नहीं तो ऑनलाइन एक बार मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना, बता दूंगा तुम्हें उसके अंदर। हमारे इसको लिए भी पूछता है विंडो के लिए, हम तो बाईपास कर देते हैं उसको क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो क्या करता है सिस्टम को स्लो करता है और हमें फटाफट से काम कराना होता है। तो उसके बेनिफिट्स उन लोगों के लिए जिनको डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं करना आता है सारी चीज़ें। हम तो टाइम टू टाइम देखो अपने बैकअप निकालते रहते हैं अलग अलग ड्राइव में। जैसे अगर आप यहाँ देखो डी ड्राइव, अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे बैकअप पड़े हुए आपको डेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, फिर बैकअप में जाओगे ये अलग हमारे बैकअप पड़े। तो हम तो एक रूटीन अपना बना के रखा हुआ है भाई इस टाइम पर इस दिन पर हमने बैकअप निकालना ही निकालना है। प्लस कंप्यूटर की इमेज बना के रखते हैं। इमेज फाइल का क्या फ़ायदा होता है कि कभी कंप्यूटर क्रैश उस फाइल को चला दो सारा डेटा वापस आ जाएगा, तो इससे आपका नेट वगैरह बचता है। नहीं तो अननेसेसरी आप कुछ भी करोगे बार बार वहाँ जाएगा। जैसे आपके कंप्यूटर में गूगल एक फ़ीचर देता है गूगल ड्राइव के नाम से, गूगल ड्राइव डाउनलोड। आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हो ड्राइव को, ठीक है, नेट की ज़रूरत नहीं आपको, और आपने सारा डेटा रख दिया। अब आपको जब लगा कि अब मुझे नेट की ज़रूरत है, नेट ऑन करो, तभी वो काम करना स्टार्ट कर देगा डेटा अपलोडिंग, यानी हर वक्त रियल टाइम में चल रहा है, बार बार चल रहा है। तो ये भी करके रख सकते हो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, बाकायदा यहाँ पर दिस पीसी में जाओगे तो गूगल ड्राइव बन के आ जाएगी इधर। तो यहाँ से डेटा कभी भी बिल्कुल ऐसे लोकल कंप्यूटर ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर भी निकाल सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस रख भी सकते हो उसके अंदर। और तुम्हें ये डर है कि भी इस कंप्यूटर में डेटा क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो सीधे ड्राइव के अंदर ही फाइल सेव करो। जब फाइल सेव करने जाओगे तो गूगल ड्राइव का पाथ दे दो उसको हर एक चीज़ में। जैसे MS ऑफिस का वो भी मिला हुआ है, एक्सेस भी मिला हुआ है, मतलब लाइफ टाइम फ्री है, हाँ मुझे पता ही नहीं है वो इंस्टॉल होएगा कि नहीं, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे उसका लाइफ जो होगा 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, 1 साल का, ऐसा होता है। लाइफ टाइम मतलब ज़िंदगी भर के लिए फ्री नहीं हुआ वो, नथिंग इज़ फ्री। लाइफ जैसे होता है ना रैम की लाइफ टाइम वारंटी है, तो 3 साल की लाइफ है, 3 साल की वारंटी। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए हो गया, नहीं, लाइफ टाइम तो बेचारा लैपटॉप ही नहीं तो कैसे चल मैंने जाएगा। क्या ना जब बाय किया था उसको तो किसी और के एड्रेस पे किया था, अच्छा तो उसने पूरा सेटअप कर दिया था रात को, हाँ, पता नहीं किस हिसाब से सेटअप किया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं होता। वो तो जब आप बूट करते हो तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बोलेगा, नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट डालो, पासवर्ड डालो, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय, उसमें कुछ नहीं होता ऐसा रॉकेट साइंस, कोई भी कर सकता है उसको। बस वही होता है कि हमने पहली बार कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो हमारे लिए नया है। जैसे ऐसा समझो कि भाई तुमने 12th कर रखी है, तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई तो 10th क्लास में, तो मैंने कह रहे कोई मुश्किल नहीं है कि हाँ भाई तू कर चुका है, तेरे लिए आसान है। तो जो फेस करता है उसके लिए टफ होता है। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो नो डाउट बहुत ईजी है, एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे आपके लिए भी कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक है जब तक हम ट्राई नहीं करते। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप देखोगे स्कूल में सबसे ज़्यादा लोग कॉमर्स से क्यों पढ़ते हैं। कॉमर्स पढ़ने वाला बंदा जो होता है अपनी इज्जत बचा रहा था दोनों तरफ से, उसे कॉमर्स से कोई मतलब नहीं होता ना, उसने अकाउंटेंट बनना, पहले साइंस के बाद कम आ जाएगा तो फिर लूँगा, आर्ट्स लूँगा, तो स्कूल में वैसे बेइज्जती होगी, वो सारी चीज़ें ये सिस्टम है। हेलो।